हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 90 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर पोटेंशियल यानी विभव से रिलेटेड क्वेश्चंस, सभी को कंप्लीट करेंगे। और पूरा क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में है। इस बार 2021 से 2022 के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहला हमारा बढ़िया सा क्वेश्चन है क्या कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तथा उस स्थान पर क्षेत्रफल ए हो तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्न में संबंध ज्ञात करें। तो संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। फाई ई इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू फाई इक्वल टू ई इंटू ए। इसको ई ए कॉस थीटा भी लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा भी लिखा जाता है। वेक्टर फॉर्म को जब तोड़िएगा तो ये कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि 1 घंटा में इस सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए। चलिए ऑप्शन का टिक भी लगाए हुए है, अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है। गॉस के नियम के अनुसार तो गॉस ने बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश उससे परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा गॉस का नियम होता है। ठीक है, फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे दोस्तों। क्वेश्चन की नंबरिंग भी इधर उधर हो सकती है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, लेकिन पूरे इसमें 90 क्वेश्चन हैं तो हैं। तो एक कह रहा है कि ये 2017 में आया था बिहार बोर्ड का। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। किसी भी कोई भी खोखला चालक हो मतलब इसके खाली हो, भरा हुआ नहीं हो, तो इसके अंदर कोई भी आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ना वो जीरो होगी। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ निर्गत कुल फ्लक्स होगा, तो कुल फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा। देखिए कोई भी बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के अंदर अभी बताया था कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है, शून्य। कोई भी बंद पृष्ठ के अंदर तीव्रता क्या होती है, हमारी शून्य होती है। तीव्रता शून्य होती है तो अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, तो फ्लक्स का जो परिभाषा होता है हमारे क्या होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा। तो जब तीव्रता हमारी क्या है, शून्य होगी, तो फ्लक्स भी कितना होगा, शून्य होगा। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सब नंबर इधर उधर है दोस्तों, मैं पहले ही बोल चुका था, उसको 5th ही मानिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस के नियम इस प्रकार लिखा गया है कि क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू डी इक्वल टू 0 है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल पाते हैं, कौन सा निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आंसर है कि पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। अभी देखिए इस टोटल का मान क्या है, 0 है। और ये फाई अभी बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा है ई इंटू डी ए लिखा है, और ई इंटू डी ए का मतलब क्या है, ये किसका फॉर्मूला होता है, फाई का। और इसका वैल्यू कितना दिया है, 0। तो फ्लक्स क्या है, 0 है। वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर या 7 की ओर, जो भी कहिए आप। क्वेश्चन नंबर, चलिए, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। देखिए सबसे पहले गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई इक्वल टू, अभी ऊपर सबसे ऊपर देखे थे, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है हमारा गॉस का नियम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वायु में स्थित एकांक धनावेश जो है वो क्यू कितना है, एकांक है यानी 1 है। तो यहाँ पर क्यू की जगह पर 1 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा फ्लक्स। वहीं ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी भी वही दिया है। अब वीडियो को स्किप एक भी सेकेंड नहीं करना है, नहीं तो बहुत से कंसेप्ट मिस हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए। एक आविष्ट चालक के सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए किसी भी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है, उसके लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत। कहीं भी ये भी सतह होगा तो इस पर ही परपेंडिकुलर, इसके लंबवत ही होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, इसके अंदर की ओर नहीं होगी, उस सतह के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर
करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, घटती है। देखिए कोई भी द्रव के बूंद को आवेशित आवेशित करने का मतलब क्या कि या तो उसको धनावेश दीजिए या तो उसको ऋणावेश दीजिए। तो एक बूंद है, इसको यदि हम धनावेश देते जाएंगे, धनावेश दे दिए, इसमें पूरा धनावेश भर देंगे, तो धनावेश और धनावेश में क्या होगा, रिपल्सन होगा। या बूंद में हम ऋणावेश ऋणावेश दे दें केवल, तो क्या होगा, एक दूसरे में रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, कुल मिलाकर इसका जो उसका आकार होगा इतना में फैल जाएगा, फैल जाएगा, आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो सिकुड़ने की प्रवृत्ति थी, पहले क्या होता था, साबुन का बुलबुला सिकुड़ जाता था, लेकिन अब सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक दूसरे से जब आवेशित करेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो यहाँ से दूरी, इसकी रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा यानी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्यू। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखिए कोई भी स्थिर आवेश है तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी स्थिर आवेश हमेशा केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट शब्द ही ई है, और ई से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी पूछे कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र। और पूछता है गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार के अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी पूरे चैप्टर के बना दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखिए, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E इक्वल टू कितना होता है, F/Q। F/Q इसका मात्रक होता है। F का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया। एक और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू कितना आता है, -dV/dr। तो वोल्ट V का कितना होता है, वोल्ट, और R का क्या होता है, मीटर। तो विद्युत क्षेत्र का दो मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो इन दोनों में देखते हैं कौन सा इसमें दिया हुआ है, इन दोनों में देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। तो हमारा हाँ यहाँ पे हमारा दिया है कि न्यूटन प्रति कूलम दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा मात्रक नहीं है। तो देखिए न्यूटन प्रति कूलम है, वोल्ट पर मीटर है, और जूल प्रति कूलम प्रति मीटर भी होता है, केवल ये नहीं होता है हमारा। तो पूछा है कि कौन सा मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बिंदुवत आवेश, याद रखिएगा ऑप्शन सी जूल प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है। जूल प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, ये कि देखिए W/Q, W/ किसको कहते हैं, V को। वोल्ट का मात्रक, वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट का जो विभव है, पोटेंशियल है, उसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक बिंदु आवेश से आवेश Q से r दूरी पर स्थित एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परीक्षण होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब एक बिंदुवत, कुल मिलाकर पूछा है कि एक बिंदुवत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू KQ/r², बिंदुवत आवेश के कारण। और यदि पूछता है हमारा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण तो क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू KQ/r की। जब भी द्विध्रुव बोलेगा तो R बट्टा में RQ होगा, और बिंदुवत आवेश के कारण बोलेगा तो R² होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन। और के का मान कितना होता है, 1/4πε0, 1/4πε0। देखिए ऑप्शन बी सेम टू सेम मैच करे, 1/4πε0 Q/r²। बाकी इन सब में ये 1/4πε0 RQ किसके लिए होता है, ये तो विद्युत द्विध्रुव के लिए होता है, और ये तो वैलिड ही नहीं है। ठीक है, Q² कर दिया है, Q² नहीं, बिंदुवत आवेश केवल एक आवेश है तब ये लगेगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, बिंदुवत आवेश के कारण ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। देखिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उन पर जो बल लगेगा ना उसका परिमाण जो होगा उसका परिमाण बराबर होगा। ये नहीं कि देखिए बल, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो -E होता है, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +E होता है, +E। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, हमारा निगेटिव होगा, और प्रोटॉन पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों का जो ना, दोनों का जो होगा हमारा, इसका अगर मैग्नीट्यूड कर देंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड कर देंगे तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन दोनों पर जो बल लगता है ना, उसका परिमाण बराबर हो सकता है, लेकिन अगर साइन वाइज देखेंगे तो साइन वाइज बराबर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन पर एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उन पर लगने वाले विद्युत बलों का परिमाण बराबर होंगे। बस यही हमारा आंसर, राइट आंसर होगा। अगला है कि वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। देखिए, बल आघूर्ण टॉर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर, टॉर्क का बल आघूर्ण को हम टॉर्क से डिनोट करते हैं इस तरह। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, और ये पी क्रॉस हटेगा तो क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा भी होता है। ठीक है, यदि क्रॉस हट जाएगा तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा, नहीं तो वेक्टर बी पी क्रॉस वेक्टर ई होता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 19 नंबर क्वेश्चन कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए, अभी उसके ऊपर ही बताया था इस वाले क्वेश्चन में कि जब भी द्विध्रुव को दे तो जो तीव्रता होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, आर क्यू के। जब भी बिंदुवत आवेश के कारण कह दे, या कह दे कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन में बिंदुवत आवेश के कारण कह दे तो जो हमारी तीव्रता होगी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन जब भी हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण कह दे तब तीव्रता आर क्यू के प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यू। यहाँ पे है, देखिए, ई प्रोपोर्शनल 1/r क्यू। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा उतनी ही दूरी में अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो उनका रेशियो पूछा है कि रेशियो क्या होगा। देखिए, अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना होती है, E इक्वल टू 2kp/r क्यू, 2kp/r क्यू विद्युत द्विध्रुव के कारण, और तो इसका दिया है E1। और क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति को हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति को क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। उसके लिए तीव्रता कितनी होती है, kp/r क्यू। अब आपस में इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए क्या होगा हमारा, kp/r क्यू से kp/r क्यू कट जाएगा, यहाँ पे r क्यू है, kp/r क्यू कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, E1/E2 क्या बच जाएगा, केवल 2। तो E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 2E2, 2E2, 2E2 ऑप्शन कौन है हमारा, अब देख लेते हैं हम, ऑप्शन 2E2। देखिए, E1 इक्वल टू 2E2 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, E1 इक्वल 2E2। इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए कौन है, E1 इक्वल टू 2E2, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि आर त्रिज्या और ए लंबाई का एक बेलन, आर त्रिज्या और ए लंबाई का एक बेलन ई तीव्रता के एक समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि बेलन के अक्ष से बेलन का अक्ष समांतर है। तो बेलन के पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए, बेलन कह दिया तो बेलन का, देखिए बेलन का पहले शेप क्या होता है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये होता है हमारे बेलन का शेप। और बेलन क्या होता है, सॉलिड होता है। देखिए, रोटी बनाने वाला बेलन नहीं होता ना, और सॉलिड होता है। तो कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो हमारी कितनी है, त्रिज्या हमारा आर है, और इसकी कुल लंबाई क्या है, एल है, एल है तीव्रता, और इसका तीव्रता ई समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया था, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो बेलन के अक्ष और तीव्रता के समांतर है। तो बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो बेलन के पृष्ठ से जो बेलन के पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा वो कितना होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, अभी आपको समझाते हैं। जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा रहेगा ना, तो उसमें जो आवेश होता है वो शून्य हो जाता है। सिंपल सी फंडा आप याद रखिए, या डायरेक्ट इसको याद रखिए कि जब भी कुल बेलन के बारे में दे दे और पूछे बेलन के पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो शून्य होगा। क्योंकि बेलन क्या होता है, बेलन एक प्रकार का बंद पृष्ठ होता है। बेलन क्या होता है, एक प्रकार का बंद पृष्ठ होता है, और जब उसमें आवेश रहेगा तो बेलन के जो सॉलिड है तो सॉलिड को आवेश, सिंपल सब फंडा याद रखिए। देखिए, अब सिंपल समझा रहे हैं, आप नहीं समझ में आएगा तो आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और बेलन इसमें रखा गया है,
तो बेलन क्या होता है? सॉलिड। तो फ्लक्स हम वहीं का फ्लक्स काउंट कर पाएंगे जो इस बेलन को पार करके जाए, जो बेलन को पार करके तीव्रता जाए। तो जो तीव्रता किसके समांतर है? बेलन के अक्ष के समांतर है, ना कि बेलन को पार करते हुए जा रही है। यदि बेलन को पार करते हुए जाती तब जाकर हम उसका फ्लक्स काउंट हो पाता, लेकिन बेलन को पार नहीं करी है, बेलन के अक्ष के समांतर है, बेलन को डायरेक्टली फाड़ कर बीच में से जाती तब कहते हैं बेलन के अक्ष के समांतर है, केवल उसको काट करके नहीं जा रही है। तो जो उसका फ्लक्स होगा कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्रोपोर्शनलिटी आर नॉट है? तो आर नॉट है तो आवेश की अनंत समतल चादर। देखिए सिंपल समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है, इसके आगे क्वेश्चन आएगा वो। देखिए ई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए होता है? अनंत आवेश, अनंत लंबाई की आवेशित समतल चादर तार के लिए। अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई या सिंपल बोल दे अनंत लंबाई की आवेशित समतल चादर तार के लिए जो तीव्रता होती है हमारी क्या होती है? ई इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसमें कहीं आर आ रहा है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आर नॉट के आर के पावर 0 लिख सकते हैं। आर के पावर 0 का मतलब क्या? इसका ई का प्रोपोर्शनल आर के पावर 0, मतलब आर के पर किसी भी संख्या का पावर 0 हो, चाहे कुछ किसी का भी, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए इस ई इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें कहीं आर आ रहा है, कहीं आर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आर के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आर के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो वहीं देखिए अनंत लंबाई के अवशिष्ट समतल चादर तार के कारण जो तीव्रता होती है, उसमें जो तीव्रता जो प्रोपोर्शनल होती है किसकी होती है? आर के पावर 0 के प्रोपोर्शनल होती है। समझ गए? तो अनंत अनंत लंबाई या आवेश की अनंत आकार की समतल चादर, बात एक ही है। यही होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आप इसको एक बार बढ़िया से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, सभी ऑप्शन को पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए लंबाई की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, तो इसके पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या करे, किसी एक पृष्ठ से, देखिए घन के, ये घन हो गया हमारा, घन हो गया, घन के कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो देखिए एक पृष्ठ से हमारा आवेश, देखिए केंद्र पर आवेश स्थित है, तो घन के कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6। एक पृष्ठ से कितना आवेश निकलेगा? क्यू बाई, एक पृष्ठ जो फ्लक्स होगा कितना निकलेगा? 5 इक्वल टू क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। तभी ना 6 पृष्ठ से कितना निकलेगा? 6 पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा कितना होगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिंपल याद रखिएगा, जब भी घन के बारे में दे दे, पूछेगा कि किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला कुल आवेश कितना होता है, तो क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, किसी घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, तो उसके किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला कुल आवेश कितना होता है? क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। और पूछेगा पूरे पृष्ठ से निकलने वाला कितना आवेश होता है, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बस। आगे बढ़ते हैं कि एक कह रहा है कि एक खोखले गोले की त्रिज्या r तथा उस पर आवेश q कूलम है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा? देखिए किसी भी गोले के लिए केंद्र पर विद्युत विभव क्या होता है? v इक्वल टू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r। बस विद्युत विभव ये होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी राइट आंसर। गोले के केंद्र पर का है विद्युत विभव, चाहे गोले के पृष्ठ पर का है, यही हमारा फॉर्मूला होता है बस, और कोई नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ई इक्वल टू 0 वाले क्षेत्र में भी का दूरी के साथ विचरण होगा, तो भी आर के मान पर निर्भर नहीं करता है। इसको आप डायरेक्ट भी याद रखें, जब भी इक्वल टू 0 थे वाले बी, ई इक्वल टू 0 वाले क्षेत्र में भी दूरी के साथ विचरण होगा, तो भी का मान जो आर पर निर्भर नहीं करता है। इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, यदि याद रख सकते हैं। ये आपको डेरिवेशन देखिए मैं तुरंत बता देता हूँ 1 सेकंड में। ई इक्वल टू कितना होता है? माइनस डी वी बाई डी आर। डी आर होता है माइनस डी वी बाई डी आर। और ई क्या है हमारा? 0। ई क्या है हमारा? 0 है। तो 0 में डी आर, 0 में यहाँ पे 0 है, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और डी आर इधर चला जाएगा, तो 0 में डी आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0। और इधर क्या हो जाएगा? माइनस डी भी। डी बचेगा, आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा दोनों तरफ, तो क्या इंटीग्रेट कीजिएगा तो डी हट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा? भी। और किसी भी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? कॉन्स्टेंट आता है, तो सी। तो देखिए विभव का दूरी के साथ कोई संबंध है? नहीं है।
भी इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया, कांस्टेंट आ गया, दूरी के साथ कोई संबंध है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी डी। विभव भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। बस अगला क्वेश्चन है, अगला थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, देख लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10 के पावर माइनस 15 मीटर की त्रिज्या का एक गोला है, तो नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का भी एक फार्मूला बताए थे, ई इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, आपको क्या दिया है, आर दे दिया है, और क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। विद्युत हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक पर 10.15 मीटर त्रिज्या का एक, क्या दिया है, एक 15 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, तो नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वोल्ट पर मीटर। ई इक्वल टू हमारे यही फॉर्मूला लगेगा, माइनस डी बाई डी आर। इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक का 10 के पावर माइनस 15 मीटर त्रिज्या, आर का मान कितना दिया, 10 के पावर माइनस 15 मीटर, और क्या होगा, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। अब से देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक हो गया, थोड़ा सा इधर हो जाता है। आगे बढ़ते देखिए फिर से, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन था, क्या कह रहा है कि 10 के पावर माइनस 15 मीटर का गोला है, तो नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। और विभव चाहिए, तो विभव के लिए हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक पर आर मीटर 10 का त्रिज्या का नाभिक के विद्युत क्षेत्र होगा। कुछ शायद इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ डाटा इसमें मिसिंग है दोस्तों, इसको रहने देते, इसको छोड़ दीजिए, वैसे भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आने वाला नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या मैं इसको आपको अलग से इसका सॉल्यूशन बाद में वीडियो बना दूंगा, कैसे इस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन, किताब में देखूंगा कहीं इस पर डाटा कोई मिसिंग तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 9 गुना 10 के पावर 15 मीटर त्रिज्या का एक नाभिक जेड इक्वल टू 50 सतह पर विद्युत विभव क्या होगा। देखिए त्रिज्या भी दिया है और विभव पूछ रहा है, और जो हमारे परमाणु संख्या दिया है वो कितना थे, 50 दिया है। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा हमारे विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला में इस मान को पुट कीजिएगा, बस सिंपल आपका वैल्यू आ जाएगा। जब भी नाभिक के बारे में कह देगा तो जेड ई स्क्वायर क्यू वन इंटू क्यू टू की जगह पर लगाया जाता है अपन आर स्क्वायर, बस इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, 10-15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक सतह पर विद्युत विभव होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो क्या लीजिएगा, डी वी ई इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी आर, यहाँ पुट कर लीजिएगा, आर का मान भी पुट कर दीजिएगा, वैल्यू आपका अपने आप आ जाएगा। चलिए इस फॉर्मूला में वैल्यू रख कर देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए जब भी अनंत लंबाई का आवेशित चालक तारा जाए ना, तो उसके लिए जो तीव्रता होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के लिए तीव्रता 1/r के 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी हटती है कि 1 प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, तो इसके लिए जो हमारा कांस्टेंट आता है, एक लैम्डा कांस्टेंट आता है, ई इक्वल टू होता है 1 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये देखिए सिंपल अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के लिए, जो इसका हमारा डेरिवेशन भी 5 नंबर पूछता है, उसका फार्मूला होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और पूछता है डायरेक्ट कि तीव्रता किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो आर इनवर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आर इनवर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारा क्वेश्चन में सिंपल से ये पूछा गया है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक तार के अक्ष से आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर तीव्रता कितनी होगी, तो लेमडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, अभी इसके पहले कराया हुआ था। आगे देखिए, कह रहे कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर कुल विभव होगा। देखिए धनावेशित किया जाएगा तो जो विभव, देखिए विभव में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो उसके भी जो
कोई से भी पृष्ठ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन विभव जो होता है यदि आप ऊपर धन आवेश देंगे तो अंदर धनात्मक रहेगा और समरूप रहेगा, चारों तरफ फैल जाएगा समान रूप से। यदि ऋणात्मक देंगे तो ऋणात्मक रहेगा और चारों तरफ फैल जाएगा समान रूप से ऋणात्मक। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि धनावेशित किया गया है तो उसके भीतर जो विभव होगा वो धनात्मक होगा और समरूप होगा। फिर अगला है कि एक आवेशित खुले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी इसके पहले भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि पृष्ठ के अंदर या पृष्ठ के बाहर विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर जो विभव होता है शून्य नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी गोले के अंदर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाए कि इस पे पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, तो गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा। ठीक है, विभव पूछ रहे गोले के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसको इस प्रकार आवेशित 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया। भी का मान 10 वोल्ट दे दिया हमारा और त्रिज्या कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तो ई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, V/R सीधे रख लीजिए, V/R। इससे कर मान निकालिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बता लीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगा उसको ई के फॉर्मूला किस पे, F 1/4πε0 Q1 1/4πε0 Q/r² पे लगा दीजिएगा। सिंपल आपका वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, वैसे भी इसको नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ये आपके बोर्ड का नहीं है, इलाइची 1995 की 99 में पूछा गया है। ये आपके लायक सिलेबस से नहीं है, सिलेबस से बाहर है। अब जो ऊपर जितने ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं वन लाइनर वहीं आपके काम के हैं। चलिए आगे है कि ई तीव्रता और पी द्विध्रुव मॉडल में पी द्विध्रुव गुण वाले में द्विध्रुव पर लगने वाला बाला गुण कितना होगा, तभी पर बताया था वेक्टर पी क्रॉस ई। ये भी बता चुका हूँ, द्विध्रुव के कारण है तो 1/r की प्रोपोर्शनल होगी, इसमें 2E2। चलिए अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है कूलॉम्ब के नियम से। देखिए कूलॉम्ब के नियम क्या कहता है कि जो आवेश होते हैं उनके गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल, उनके आवेशों गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके त्रिज्या का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हुई था हमारे कूलॉम्ब का नियम। वहीं हमारा कहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए और उनके बीच लगने वाला बल होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली एफ क्या निकलता है, एफ प्रोपोर्शनल r²। क्यू के बारे में डिस्कस नहीं किया है तो हम क्यू के बारे में हमारा डिस्कस नहीं किया तो हम क्यू को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जिसके बारे में कहा होगा उसी को केवल लेंगे। तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r² को। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, F1/F2 इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। यही हमारा नेट फार्मूला होगा। आप इस फार्मूला को याद भी रख सकते हैं, नेट फार्मूला हमारा यही होगा। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी हो जाए। पहले हमारा R1 थी, अब क्या हो जाए, आधी हो जाए, यानी R2 जो हो कितना हो जाए, R1/2 हो जाए, तभी ना आधी होगी दूरी, R2 आधा हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, R1/2 नीचे क्या है, R1 है स्क्वायर, R2 के जहाँ पे यहाँ पे हम सब्सिट्यूट किए हैं, R1 से R1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 1/4। और ये F2 है, देखिए F2/F1 का मान कितना आ गया, 1/4। F2/F1 इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। F1/F2 का वैल्यू कितना आया था हमारा, 1/4 आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से F2 कितना हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो F2 इधर आ जाएगा, तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4F1। मतलब पहले जो बल F1 था उसके 4 गुना हो जाएगा F2। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा F2, 4 गुना हो जाएगा F2। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा, 4 गुना हो जाएगा। कह रहे दो आवेशों के बीच दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि दो बिंदु आवेशों में पहले के परावर्तक माध्यम में उतनी ही परस्पर ऊर्जा से दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला अनुपात होगा। दो बिंदु आवेश पहले वायु में, देखिए वायु में फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन r², इतना होता है फॉर्मूला हमारा। ये किसके लिए होता है, एयर के लिए, FA लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, इसमें कोई के परावर्तक का माध्यम डाल दिया जाए,
उतनी ही दूरी पर रखा जाए, सेम उतना ही दशा हो, उतना ही आवेश हो, तो उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो के वैद्युतांक वाला माध्यम डाल देते हो तो एफ के लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए एप्सिलॉन नॉट के पास ही हमारा के आ जाएगा। ये कूलॉम लॉ जो सर आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे ये बताया गया होगा कि जो भी परावैद्युतांक ऐड करते हैं वो एप्सिलॉन नॉट के पास आकर ज्वाइंट हो जाता है और एप्सिलॉन नॉट के पास ही रहता है। फिर Q1 × Q2 अपन r²। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए सिंपल, इन दोनों को सिंपल क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। यहाँ पे के बच रहा है, Q1 × Q2 अपन r² से Q1 × Q2 अपन r² कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या बच गया, एफ ए अपन एफ के का जो हमारा वैल्यू आ गया, नेट वैल्यू निकल के क्या आया, देखिए 1 ऊपर कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, नीचे क्या बचा है, 1 अपन एप्सिलॉन नॉट बचा है नीचे। ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, सॉरी दोस्तों के बचा है, 1 अपन के बचा है, के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एफ ए जो था हमारा नेट, एफ ए एफ जो नेट हमारा ए है, एफ ए है, देखिए यहाँ से एफ ए है वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू एफ के, अब बट्टा में क्या है के। तो क्या समझे, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए इक्वल टू एफ के अपन के, एक नया रिलेशन आया हम। अब इसी को हम ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। देख लेते हैं क्या आया था हमारा, एफ ए इक्वल टू एफ के अपन के, इतना ही हमारा फॉर्मूला में आया था। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि दोनों, अच्छा दोनों बलों का रेशियो क्या होगा, तो एफ ए अपन एफ के, एफ ए अपन एफ के कितना हो जाएगा, 1:के हो जाएगा, 1:के। अब जिस तरह देखिएगा, पहले क्या कर रहा है, जो कहेगा उसको रख दीजिएगा, इस प्रकार समझ गए ना कैसे आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, 1:के आ रहा है, 1:के आ रहा है। अगर आपका K:1 भी आ सकता है, मैं थोड़ा सा कहीं सब्स्टिट्यूशन मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह तो है नहीं ज़्यादा, तो सॉल्व कर नहीं पाऊँगा। वैसे भी आपको अब सॉल्व करना नहीं है, आपको रटना है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी से शुरू ही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावर्तांक एप्सिलॉन आर हो सकता है। देखिए किसी भी विद्युतरोधी माध्यम का परावर्तांक जो होता है ना, वो 1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होता है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो भी किसी भी विद्युतरोधी माध्यम का जो हमारा क्या होता है, परावर्तांक होता है एप्सिलॉन आर, उसका मान जो होता है कितना होता है, 1 से बड़ा होता है और इनफाइनाइट से छोटा होता है। 1 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा, यहीं से चाहे 1 से इनफाइनाइट के बीच होता है। तो देखिए 1 से इनफाइनाइट के बीच मतलब 1 से लेकिन बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो -1 तो होगा ही नहीं, 0 तो होगा ही नहीं, 0.5 1 से छोटा ही है। तो क्या बचा, केवल हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बचा, डी, 5 हो जाएगा। तो कितना मान हो जाएगा, 5। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है धातुओं का परावर्तांक होता है। तो देखिए धातु का परावर्तांक एप्सिलॉन आर कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है। धातु का परावर्तांक इनफाइनाइट होता है। और किसी भी विद्युतरोधी माध्यम का परावर्तांक 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच होता है। ठीक है, और एयर का परावर्तांक 1 होता है, वाटर का परावर्तांक 80 होता है। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है तो न्यूटन प्रति कूलम, शुरू में बताया था। ये भी उसी प्रकार अभी जो बताया था ना फार्मूला, उसी पे बेस्ड है। इसको आप एक बार सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य अवस्था से कितनी है, सामान्य अवस्था से कितनी है, मतलब देखिए 1 कूलम आवेश है तो आप समझ जाते होंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला तो समझ जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हो गए, 6.25 इंटू 10⁻18, 10⁻18, 10⁻18, यहीं समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 कूलम आवेश है तो। आप लोग सिंपल यही समझते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ भी 6.25 इंटू 10⁻18 है और यहाँ भी 6.25 इंटू 10⁻18 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है सामान्य अवस्था से। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव, तो जब भी निगेटिव ऐड करेंगे तो उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो कितने होगी, 6.65 10⁻18 से अधिक हो जाएगी। तो यदि पूछती
प्रोटॉनों की संख्या तब क्या होती, 6.25 × 10⁻18 से कम होता है प्रोटॉन। लेकिन पूछता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य से कितनी होगी, ऋणावेश, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ऋणावेश ऐड किया गया। देखिए 1 कूलम ऋणावेश देंगे, जब हम ऋणावेश देंगे तो उसकी संख्या तो और बढ़ेगी ही ना, बढ़ेगी, तो 6.25 × 10⁻18 से अधिक होगी। यदि हमारा धनावेश देता तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती 6.25 × 10⁻18 से कम होती। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। ये सी डायरेक्ट याद कर लेना। बी, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, 19 कूलम होता है। यहाँ पे अगर साइन वाइज पूछता है, ये मैग्नीट्यूड वाइज है, साइन वाइज पूछता है तो माइनस आगे लग जाता। ठीक है। एसआई पत्ती में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या एक और मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर। आगे बढ़ते हैं। कर एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, अभी इसके पहले सभी करा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। कह रहे देखिए कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न है, विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, उसका प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, देखिए कभी भी जब विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो विद्युत क्षेत्र से अलग डायरेक्शन में है, दूसरे विद्युत क्षेत्र के दूसरे डायरेक्शन में है, तो उसका जो पथ होगा परवलयाकार होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट ही उठ कर आएगा, एक बार आ भी चुका है। ठीक है, पथ क्या हो जाएगा, परवलयाकार। फिर कह रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर स्थित, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है, तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा, mp/me। इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल Fe को क्या लिख सकते हैं हम, QE, Fe को क्या लिख सकते हैं हम, QE लिख सकते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में है, तो चाहे विद्युत क्षेत्र को आप हटा भी दीजिए, डायरेक्ट देखिए इधर से देखिए, Fe इक्वल टू क्या होता है, Me × A। Fp प्रोटॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, Mp × M × Ap। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के लिए क्या होगा, उसका मास इंटू एक्सीलरेशन, प्रोटॉन पर लगने वाला बल उस प्रोटॉन का मास इंटू एक्सीलरेशन, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड मत कीजिए, सॉरी दोस्तों, क्या कर रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दीजिए, इन दोनों को एक दूसरे क्या कर दीजिए, Fe और Fe एक दूसरे को बराबर कर देंगे, सिंपल सा। तो बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, Ae/Ap का वैल्यू कितना आ जाएगा, Mp/Me। ठीक है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं तो उनके त्वरणों का अनुपात, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात बोला है तो Mp/Me सीधे उल्टा कर देंगे। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पूछता है तो Me/Mp कर देते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि एक पृथकीकृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान घट जाएगा। देखिए धनावेश, कब धनावेश देने का मतलब क्या हुआ कि उसे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, धनावेश दिए तो मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 × 10⁻31 kg, 31 kg। ठीक है, इतना उस -31 kg, तो जब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, और घट ही नहीं जाएगा, तो गोले का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, आ सकता है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, m⁻⁻1 l⁻³ t⁻⁴ और a⁻2, m⁻⁻1 l⁻³ t⁻⁴ a⁻2। ये बहुत बार आया हुआ है, इस बार भी आने का 100% चांस है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक Q आवेश के दो भागों में Q तथा Q-Q में विभक्त करके दो भाग एक दूसरे को दूरी पर रख दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला अधिकतम बल होगा। देखिए जब भी अधिकतम बल कहेगा तो dF/dQ इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, dF/dQ इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, और चूंकि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2 के, Q1 × किसके, Q2 के, Q1 × Q2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे दो आवेश है Q और Q-Q, तो इन दोनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा Q -Q²। इतना आ गया हमारा बल का मान, बल का मान इतना आ गया बस। ठीक है, बल का मान हमारा कितना, इतना आ गया।
आगे देखते हैं। तो डी क्या रखेंगे, क्यू, कैपिटल क्यू था, स्मॉल क्यू था, और एक स्मॉल क्यू का स्क्वायर था, ठीक है, अपन डी क्यू था। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू बचेगा और इधर क्या हो जाएगा 2Q, और बराबर में क्या है 0। तो देखिएगा तो कैपिटल क्यू अपन स्मॉल क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा 2:1 आ जाएगा। वहीं ऑप्शन नंबर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशो 2:1, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन कि यदि किसी सुचालक की सतह से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। सतह से किसी बिंदु पर देखिए, सुचालक सतह से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश आवेश एप्सिलॉन सिग्मा हो तो क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन। देखिए, जब भी किसी सतह के लिए कहे, सुचालक सतह के लिए कहे, तो सतह की जो तीव्रता होती है सिग्मा बटा एप्सिलॉन होती है, और जो तीव्रता होगी अभी हम बताया था कि किसी भी सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है, वैसे सतह के लंबवत होती है। और सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन तो पता है आपको, अनंत लंबाई की अवस्थित समतल चादर के लिए कहेगा तब सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन लगाएंगे, लेकिन चादर के बारे में कुछ नहीं कहा है तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन और सतह के लंबवत होगी बस। R1/R2 दो त्रिज्याओं R1/R2 त्रिज्या के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेशों के घनत्व बराबर है, तो पृष्ठों के बीच की तीव्रताओं का अनुपात 1:1। डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, डेरिवेशन है, बहुत लंबा होगा, मैं यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। आगे देखिए, जब तीव्रताओं का अनुपात पूछा है तो 1:1। यदि हमारा पूछता है कि विभव का अनुपात तो क्या होता है R1:R2, विभव का रेशो पूछता है तो R1:R2, और दो गोलों की त्रिज्या R1 है, उन पर आवेश Q1 Q2 है, तब और गोलों के पृष्ठों पर विभव समान है, तब Q1 इंटू Q2 का अनुपात क्या होगा, तभी क्या होगा R1:R2 ये होगा, R1:R2 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि एक प्रोटॉन के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो घूमने कुल लेकर होगा। देखिए, कुल लेकर देखिए एक वृत्त है, इस पर घूमिएगा, इधर से यहाँ से तक पूरा घूमिएगा तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। आपको क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W=F(s) होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश रहती है, जो क्या करते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो एस का मतलब क्या हुआ, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही रहेगा, तो जो एस डेल्टा एस होगा कितना हो जाएगा, S1-S2 होता है, S2-S1 होगा तो कितना हो जाएगा 0। तो सिंपल याद रखिएगा, किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमेगा तो उसका कुल कार्य जो होगा कितना होगा, 0 होगा बस, ऑप्शन डी। फिर कह रहा है कि एक बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर 500 वोल्ट पर मीटर का विद्युत विभव 3000 वोल्ट है, तो निश्चित दूरी है, सेम है। देखिए ई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, dV/dr माइनस dV/dr होता है, ठीक है। आपको ई का मान क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, तो वहीं दिया वोल्ट पर मीटर दिया है, इसका मतलब क्या है, ये ई का मान है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी लिखा है। टी के जगह पर 500 रख दीजिए, और विभव हमारा 3000 वोल्ट दे दिया है, 3000 वोल्ट दे दिया, और नीचे डी आर है। आर को यहाँ पे ला दीजिए, इसको देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से 5 6 30, और आर यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 6 मीटर। सिंपल, आर का मान कितना हो गया 6 मीटर। देख लेते हैं, आर का मान 6 मीटर, ऑप्शन ए। फिर उसी प्रकार दिया है कि इतना आवेश दो बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इन्हें 4 सेंटीमीटर की निश्चित खिंचाव में कितना किया होगा, तो 5.8। ये आपके आपके सिलेबस से बाहर है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव की ओर ले जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती, बढ़ेगी। देखिए, निम्न विभव से उच्च विभव के ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और उच्च से नीच में ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। देखिए, ऊंचा नीचे से ऊंचे करेंगे तो स्थिति ऊर्जा ऊंचा होगा, और ऊपर से नीचे करेंगे तो स्थिति ऊर्जा नीचा होगा, मैंने नीचे घट जाएगी, स्थिति ऊर्जा घट जाएगी। और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे लाएंगे तो स्थिति ऊर्जा घटेगी। सिंपल, थोड़ा सा इसको अरेंज अपने से कीजिएगा तो आपका अच्छा से अरेंज हो जाएगा। चलिए अगला देख लेता हूँ। अगला क्या कहता है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ई है,
ये भी इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरे के पास रहेगा तो दोनों सेम जाते के तो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूसरे को भेजेंगे। इसको ये दूसरे एक दूसरे के पास आना नहीं चाहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा बल लगाइएगा तो क्या होगा, ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो कार्य क्या कर, देखिए एनर्जी जो होती है इंटरनल एनर्जी, वो चेंज इन डेल्टा ई होता है, वो क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है, मतलब किए गए कार्य के बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, बराबर होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को पास लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो इसका मतलब ज़्यादा आप कार्य कर रहे हैं। जितना ज़्यादा कार्य करेगा उतना ही इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब सिंपल सा आप ये फंडा समझ जाइए कि जाति जाति को पास लाने में, जाति जाति को पास लाने में क्या होता है, स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। जब भी जाति जाति को पास में लगेगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, और जब भी डिफरेंट जाति को एक दूसरे के पास आएगा तो स्थिति ऊर्जा घटेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास लगेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा, यानी स्थिति ऊर्जा घट गई, कम हो जाएगी। और दोनों अगर यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन रहता है तो दोनों के बीच ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब जाति जाति के पास लगेगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी, और डिफरेंट जाति को लगेगा तो स्थिति ऊर्जा घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। करें कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पर 10 कूलम आवेश रखा है तो निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी। समबाहु त्रिभुज यहाँ पे अब बनाए 27 जूल आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं, न्यूमेरिकली आपको आप में नहीं आएगा बोर्ड में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, पता है आपको। विद्युत आवेश अदिश होता है, पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व तो अदिश होता है, विद्युत विभव भी अदिश होता है। देखिए ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स या माइनस डी वी बाई डी आर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए ई क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव भी में संबंध है तो माइनस डी वी बाई डी एक्स, कोई भी दोनों में से कोई भी, या तो माइनस डी वी बाई डी आर देगा या माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा, कोई भी टिक कर देना है, ठीक है। आगे है, समविभव पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने में किया कार्य कितना होता है, 0 होता है, कोई कार्य नहीं होता। देखिए समविभव पृष्ठ पर आप कहीं से भी कहीं भी चल जाए, समविभव पृष्ठ पर सभी जगह विभव समान होता है, तो कहीं भी जाइए कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। सिंपल बात, कहीं भी जाएंगे कोई कार्य नहीं होगा समविभव पृष्ठ पर। अगला क्या है, 2 कूलम S एक बिंदु से इतना जूल कार्य करना पड़ता है, बिंदु S के बीच विभवांतर है। सिंपल, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आप फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है यहाँ पे 20 जूल रखेगा, कार्य 20 जूल, और क्या कर रहे हैं 2 कूलम S 20/2, तो वोल्ट कितना जाएगा 10 वोल्ट, ये आ सकता है। दो प्लेटों के बीच विभवांतर इतना है, उनके बीच की दूरी इतनी है, टेम्परेचर के बीच इलेक्ट्रॉन पर बल कितना है, वोल्ट दे दिया है, दूरी दे दिया है, पूछे इलेक्ट्रॉन पर बल कितना है। तो सिंपल है, इसको थोड़ा समझा तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए E इक्वल टू डी वी बाई डी आर समझ गए हैं, V दे दिया है 10⁻5, 10⁻5, और R दे दिया है, कितना दिया है 4 × 10⁻−3, 4 × 10⁻−3। यहाँ पे ऊपर चल जाएगा तो 1/4, 1/4 गुना 10⁻8 हो जाएगा ऊपर, ये 10⁻3 आ जाएगा, तो ठीक है। ई आ गया, अब ई के जगह पर क्या रख दीजिए आप, F × Q रख दीजिए, आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन कर है तो Q के जगह पर क्या रख दीजिएगा, ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम रख दीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा इतना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। कह रहे कि एक एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से पी विभवांतर में त्वरित होता है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होगा 2ev √2ev/m। गतिज ऊर्जा देखिए क्या कर रहा है, आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश विरामावस्था से भी विभवांतर से त्वरित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग कितना होगा, v/2ev/m। इसको सिंपल डायरेक्ट याद रखना है। फिर पूछा, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण r किसी बिंदु r का थीटा पर विभव का व्यंजक कितना होता है, तो 1/4πε0 p cos थीटा अपन r3। यहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए पूछता है तो कितना होता है 1/4πε0, 1/4πε0 p√3 cos² थीटा प्लस 1, 3 cos थीटा प्लस 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को एक दूसरे समीप आ रहे हैं तो निकाय की स्थिति ऊर्जा घट जाएगी। अभी बताया कि जब डिफरेंट जाति के पास लगेगा तो स्थिति ऊर्जा घट जाएगी, और अब सेम जाति के लगेगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। फिर क्या करें, विरामावस्था से 100 वोल्ट तो विभवांतर में एक अल्फा कोण, एक इसको त्वरित करने पर संवेगों का अनुपात क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट याद रख लेना है,
ये अगर सैंपल देखिए ये डाटा सेम मैच करते ही आ जाएगा, नहीं तो ये आपके लिए नहीं है। दूसरे बोर्ड में पूछा गया, इली बोर्ड कोई सा बोर्ड है, इसमें पूछा गया है। तो m/2 अल्फा याद रख सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, आर दूरी तो स्थित दो आवेश इतना इतना पर एक बल लगे, तो यदि आवेशों को एक दूसरे के और एक दूसरे की ओर आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रहे हैं। देखिए वृत्त में चक्कर लगा लिया जब भी बोल देगा तो कृत किल कार्य कितना होगा, कभी वृत्त में चक्कर लगाया, कुछ भी डाटा से मतलब ध्यान मत दीजिएगा, सिंपल देखिएगा लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, कहीं वृत्त तो नहीं दिया है, और वृत्त दिया है तो कार्य तो नहीं पूछेगा, यदि कार्य पूछेगा तो 0 मार दीजिएगा वृत्त में बस। अब देखिए अगला हमारा क्या है कि ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत स्थित है। तो इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किए गए कार्य कितना होगा, 0। इस डाटा को सिंपल याद रखिए, 180 डिग्री घुमाने में किया गया कितना होगा, 0। इस डाटा को सेम टू सेम याद रखिएगा, सेम यही क्वेश्चन आएगा तो आगे बढ़ते देखिए कह रहा है कि अब देखिए एक साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ ऋणात्मक आवेश दे देंगे तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, या चाहे कुछ धनात्मक आवेश दे देंगे तभी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। ये न्यूमेरिकल है, पृष्ठ 20 भी वह है। देखिए परमाणु क्रमांक कितना सिंपल उसके पास शुरू में आया था वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, आप फॉर्मूला रखकर आ जाएगा। एक प्रोटॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो ग्रहित ऊर्जा होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट की विभवांतर से त्वरित करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, ऊर्जा को मापता है, और किसकी ऊर्जा को मापता है, तो नाभिकीय ऊर्जा को मापता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उससे द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन है बस। फिर अगला कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिए गए हैं तो स्मॉल क्यू आवेश के कारण कण के केंद्र पर कण के केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किए गए कार्य कितना होगा। जब भी गोलाकार बोल दे सीधे 0 मार देना है, तीव्रता पूछे या कार्य पूछे 0 मार देना है सीधे। अगला देखिए ये आपके लिए ए आई सेम में कहा है, आपके लिए नहीं है, सिंपल आप डायरेक्ट √2q² पाई अपन एप्सिलॉन इंटू ए डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कुछ दे देता है तो इसके लिए आप इस सिंपल डायरेक्ट इसको आंसर को याद रख लीजिए, यही आंसर है हमारा। मैं सॉल्व करवाता लेकिन 45 मिनट हो गया, काफ़ी एबव टाइम जा रहा है, 52 मिनट का हो गया है। अब इस वीडियो को एंड करना भी चाहता हूँ। कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बता ही दिया हूँ। तो यही सब अब आगे हमारे क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि एक शख्स की दिशा में विक्षेपित तीव्रता ई तथा 0.2 कूलम आवेश के कारण विक्षेपित 60 डिग्री कोण पर 2 मीटर विस्थापित करने में इतना जूल कार्य हुआ, तो ई का मान है 20 न्यूटन। क्या रखिएगा, देखिए ई दिया है, आवेश दे दिया है, और डिग्री दे दिया है, और विस्थापित दे दिया है। तो पूछ रहे 4 जूल कार्य पड़े तो ई का मान कितना है। डब्ल्यू इक्वल टू पहले एफ एस कॉस थीटा लगाइएगा, एफ एस कॉस थीटा लगाइएगा, उसके बाद ई इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू क्यू, ये लगाइएगा तो वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको चलिए इसको बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है नीचे वाला। कह रहा है कि v इक्वल टू 4x² वोल्ट इतना मीटर है, 0.012 मीटर पर बीच तीव्रता वोल्ट मीटर में है, तो v को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dv अपन dx क्या होता है, यही हमारा e होता है, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, 4x² है तो 8x। अब क्या पूछ रहा है, तो एक शख्स की यहाँ पे 8 x का मान कितना था, एक शख्स ने पूछा है तो एक शख्स की दिशा में एक शख्स का अनुज कितना है, 8 मात्रक है। एक्स का मान कितना देखें यहाँ पे 1 मीटर है, 0 मीटर है, 2 मीटर है, तो एक्स के लिए 1 होगा, वाई के लिए 0 होगा, और जेड के लिए 2 होगा। तो यहाँ पे 8 एक्स के जगह पर क्या रखिएगा 1, तो 8 ऋणात्मक एक शख्स के अनुदेश होगा, क्योंकि आगे क्या माइनस dv/dx होता है तो माइनस लगेगा, तो ऋणात्मक एक शख्स का अनुदेश कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए दो बिंदु आवेश क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं तो इनके मध्य विद्युत विभव होगा Q/2πε0 दो बिंदु इतना देर पर एकदम ठीक मध्य विद्युत विभव कितना होगा, इतना होगा। इसको डायरेक्ट देखिए, यही ये आ सकता है एग्जाम में, इस बार आना ही चाहिए इसको। ठीक है, फिर पूछा है कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो संधारित्र का जो फॉर्मूला था C = ε0 × A/D होता है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है,
देखिए क्या करें, प्लेटों के संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती। देखिए, प्लेटों के आकार पर निर्भर करता है, प्लेटों के दूरी पर निर्भर करते हैं। प्लेटों के आकार, प्लेटों की आकृति, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करता। यही होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर एक समांतर परिसंधारित्र के बैटरी से जो है तो इसके प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर विद्युत भर देता है तो इनकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ भी भर देंगे तो धारिता क्या होगी, हमारी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। आवेश की आवेश तथा धारिता परिमाण बढ़ सकते हैं, आवेश तथा धारिता बढ़ जाएगी। चलिए वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, उसका आंसर भी दिया गया है। क्या दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि इसकी धारिता भी आवेश तथा धारिता दोनों बढ़ जाएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। जय हिंद, जय दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।